हेलो। चलो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि पहला भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। कह रहा है पूर्ण भार धारा के शब्दों में ट्रांसफार्मर की भार रहित धारा सामान्यता कितने परसेंट। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर था, पूर्ण भार का मतलब हमने उसको फुल लोड पे चलाया। किस पे चलाया हमने? उसको हमने फुल लोड पे चलाया ट्रांसफार्मर को। जब हमने फुल लोड पे चलाया उस समय की कंडीशन, उसके बाद भार रहित मतलब नो लोड। भार रहित का मतलब क्या हो गया? नो लोड हो गया, मतलब बिना लोड के चलाया हमने। ठीक है। तो कह रहा है कि पूर्ण भार धारा के शब्दों में, पूर्ण भार धारा के शब्दों में ट्रांसफार्मर की भार रहित धारा समानता कितने परसेंट होती है। मतलब जब हम यहाँ पे फुल लोड पे जब चलाते हैं, फुल लोड पर जब चलाते हैं ट्रांसफार्मर को, उसके बाद हमने नो लोड पे चलाया, कोई लोड नहीं डाला। ठीक है। तो जब फुल लोड पे जब चलाया तब जो उसमें धारा उत्पन्न हो रही थी, और जब हमने नो लोड पे चलाया तो जब धारा उत्पन्न हुई, नो लोड पर जो धारा उत्पन्न हुई है वो फुल लोड धारा का कितना परसेंट है। समझे? फुल लोड धारा का कितना परसेंट ये पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो फुल लोड धारा का कितना परसेंट होता है? 5 से 9% होता है। कितना होता है? 5 से 9% होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन का मतलब है कि हमने ट्रांसफार्मर था, पहले उसको फुल लोड पे चलाया, उसके बाद उसी ट्रांसफार्मर को हमने नो लोड पे चलाया। वही कह रहा है, जब तुमने नो लोड पे चलाया है उसको, जब तुमने उसको नो लोड पे चलाया है तो उसमें उत्पन्न धारा फुल लोड पर जब तुमने चलाया था उस समय जो धारा उत्पन्न हुई थी उसका कितना परसेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि फुल लोड पर अगर तुम ट्रांसफार्मर को चला रहे हो, उसमें अगर 100 एम्पियर की धारा अगर निकली है, 100 एम्पियर की धारा निकली है, उसके बाद जब तुम नो लोड पे चलाते हो तो उसमें जो धारा निकलेगी तब पता कितनी निकलेगी? 5 से 9 एम्पियर की ही निकलेगी। कितनी निकलेगी? 5 से 9 एम्पियर की ही धारा निकलेगी आउटपुट के रूप में। ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन फॉर्म में नोट कर लेना, इसके बाद अपना इसका आंसर नोट कर लेना अपना अपनी लैंग्वेज में जो हमने समझाया उसका डेरिवेशन भी लिख लेना। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो सही था फिलहाल तुम्हारा। हाँ वो तो ये तो पता ही, डीसी को तो जल जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक वेस्टनों में सदैव होता है, मतलब वाइंडिंग में। वेस्टनों का मतलब क्या हो गया? वाइंडिंग। वेस्टनों का मतलब क्या हो गया? वाइंडिंग। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव क्या होता है? ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव क्या होता है? तुमने टिक मारा ए नंबर। कितनी बार क्वेश्चन आया है? हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। कितनी बार? बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। ठीक है। क्वेश्चन तुमने गलत कर रखा है, तुमने ए ऑप्शन मार रखा है इसका टिक। ये देखो प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग को तुम इनपुट देते हो, प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट देते हो तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, वही चुंबकीय बल रेखाएं सेकेंडरी वाइंडिंग को काटती हैं। तो क्या सेकेंडरी वाइंडिंग में अलग से चुंबकीय क्षेत्र बना है क्या? प्राइमरी वाइंडिंग से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकली थी वही चुंबकीय बल रेखाएं तो सेकेंडरी वाइंडिंग को काट रही हैं। मतलब कि दोनों की चुंबकीय बल रेखाएं सेम है, यानी कि सेम है, सेम चुंबकीय बल रेखाएं, अलग अलग नहीं उत्पन्न हो रही हैं भाई। पहली वाली प्राथमिक वाइंडिंग से जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वही तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग को काट रही हैं। इसका मतलब क्या है? उभयनिष्ठ। मतलब उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है दोनों का, चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है। मतलब एक ही चुंबकीय पथ होता है। ठीक है। नहीं, उभयनिष्ठ पथ होता है, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखा प्राथमिक वाइंडिंग को काट रही हैं वही चुंबकीय बल रेखाएं सेकेंडरी वाइंडिंग को काट रही हैं। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तीसरे का बी ऑप्शन होगा। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर सही है तुम्हारा। कह रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में भार रहित प्राथमिक धारा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 90 डिग्री से V1 से पीछे होती है। 90 डिग्री से V1 से पश्चगामी होती है, यानी कि लैगिंग होती है। कैसी होती है? लैगिंग होती है। तो ये क्वेश्चन भी लिख लेना। ठीक है। ये भी क्वेश्चन लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, तुम्हारा आंसर इसका सही है। ठीक है। तो 90 डिग्री से पीछे होता है, V1 से पीछे होता है, धारा आगे चलती है इसमें। धारा क्या चलती है? आगे चलती है। आदर्श ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब कोई भी इसमें लॉसेस भी नहीं होंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा इसी कॉन्सेप्ट पे ही गलत है। ठीक है। आदर्श ट्रांसफार्मर है, 100% इफिशियंसी होगी, मतलब इसमें कोई लॉसेस नहीं होगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा इसी बेस पे गलत है, अभी बताते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं पाँचवा नंबर भी क्वेश्चन सही है तुम्हारा। ये तो पता ही तुम्हारा 180 डिग्री होता है प्राथमिक और सेकेंडरी वाले, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं सीधी होती हैं ऐसे करके, मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। समझा चुके फिलहाल ये भी क्वेश्चन हम।
अब बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की। चलो छठा नंबर क्वेश्चन, इसको भी अपना थ्योरी वाली कॉपी में अपडेट कर लेना कि वास्तविक ट्रांसफार्मर से ही गई भार रहित धारा प्रयुक्त वोल्टता से लगभग कितना पक्षगामी होती है। ठीक है, 85 डिग्री होता है। कितना होता है? 85 डिग्री होता है। नोट कर लेना, नया क्वेश्चन है। ठीक है, 85 डिग्री। ये सब क्वेश्चन जो पता है, ये सब डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन जो अटपटा लैंग्वेज वगैरह होती है, जो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, सब डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं किसी न किसी पेपर में। ठीक है, तो वास्तविक ट्रांसफार्मर से ही गई भार रहित धारा प्रयुक्त वोल्टता से लगभग कितना पक्षगामी होता है, यानी लैगिंग कितना होता है? 85 डिग्री होता है। वास्तविक मतलब कि रियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब बात करते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा ट्रांसफार्मर के दो लपेटों के बीच युग्मित को किससे बढ़ाया जा सकता है? किसमें बढ़ाया जा सकता है? ट्रांसफार्मर की दो लपेटों के बीच युग्मित को किसमें बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन का मतलब समझो जरा। इसका आंसर तो डी ऑप्शन होगा। कम प्रतिष्ठम के उभयनिष्ठ कोर पर वेस्टर्न को अंत पतत्र करके। ठीक है, इतनी शुद्ध हिंदी लिखी हुई तो हमको भी नहीं पता है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल वो क्वेश्चन हिंदी में थे, इंग्लिश में लैंग्वेज में था नहीं उसमें, तो इतने तो हम अंग्रेज हैं नहीं जो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। तो कह रहा है ट्रांसफार्मर के दो लपेटों, तो फिलहाल हम मतलब समझा सकते हैं इसका। ट्रांसफार्मर के दो लपेटों के बीच युग्मित को किसमें बढ़ाया जा सकता है? तो यानी कि हमको ट्रांसफार्मर जानते हो कोर होती है, ऐसे इस प्रकार से कोर होती है। ये पहली कोर में वाइंडिंग लपेट, दूसरी कोर में वाइंडिंग लपेट दी। ट्रांसफार्मर पढ़े थे ना, कोर टाइप, सेल टाइप, बैरी टाइप, उसी का क्वेश्चन है ये। तो वही चीज़ है, यानी कि इसमें वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो कह रहा है कि हमको इसमें क्या, इसकी दक्षता बढ़ानी, इस ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ानी। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ानी, इसका मतलब जो प्रतिष्ठम होता है वो कम से कम होना चाहिए, रिलक्टेंस कम से कम होना चाहिए ना, तभी तो ट्रांसफार्मर में चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे सेकेंडरी को। तो प्रतिष्ठम कम होना चाहिए, तो इसीलिए कम प्रतिष्ठम के उभयनिष्ठ कोर, और कोर कैसी होनी चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। तुम ही देखो सबसे बढ़िया कौन सा होता था? बैरी टाइप होता था, क्योंकि बैरी टाइप में एक ही निम्ब होता था, एक ही क्या होता था? लिम्ब होता था। और आयताकार प्लेटें ऐसे करके, मतलब आयताकार प्लेटें ऐसे करके जुड़ी होती थी। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कोर, कोर तो हमारी एक ही है, और सब आयताकार प्लेटें अलग अलग है, लेकिन सबके लिए कोर हमारी एक ही है। तो वही चीज़ है, क्योंकि बैरी टाइप जो होता था, ठीक है, वो हमारा सबसे अच्छा होता था। इसीलिए हम लोग डी ऑप्शन इसका करेक्ट करेंगे। समझ में आ गया होगा ना? समझ में आया तो बता देना, दोबारा हम एक्सप्लेन कर देंगे फिगर वगैरह दिखा के उसका। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो था ना, जिसमें एक उभयनिष्ठ कोर था, एक ही लिम्ब था, उसके चारों ओर आयताकार प्लेटें लगी थी, तो अनेक उसके लिए क्या होता था? चुंबकीय मार्ग हो जाता था, जिससे कि हमारा उसका चुंबकीय पाथ तो अनेक होते थे, और इसीलिए हमारा चुंबकीय फोर्स जो था, चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या वो भी बढ़ जाती है, और उसका मान भी बढ़ जाता है आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो वही कह रहा उभयनिष्ठ कोर होता है, उसमें एक ही कोर होती है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी नए क्वेश्चन मिल रहे हैं सब नोट कर लेना। चलो अब बात करते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन सही है तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद नवा क्वेश्चन सही है, 10वां क्वेश्चन भी सही है। देखो 9वें क्वेश्चन में लोगों से बहुत गलती होती है, फिलहाल तुमसे नहीं हुई है, क्योंकि लोग इसका मतलब सीधा 100% मार देते हैं। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर है, आठ आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं, आदर्श होता तो 100% होता। ठीक है, चलो उसके बाद तुम्हारा गलत है क्वेश्चन नंबर 10वां भी सही है, 11 नंबर वो भी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन तुमने किया, बहुत अच्छे से किया। ठीक है, मुझे नहीं लगता था क्वेश्चन तुमसे सही हो जाएगा। देखो बोल रहा था ट्रांसफार्मर में दी गई अप्लाई वोल्टेज पर जो हानियाँ होती हैं वो लोड परिवर्तन से स्वतंत्र है। यानी कि लोड परिवर्तन से स्वतंत्र, यानी कि लोड पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जिसका लोड पर इफेक्ट कोई नहीं पड़ता था, वो कौन सा लॉस होता था? वो हमारा था कौन सा? आयरन लॉस। और आयरन लॉस में दो लॉसेस होते हैं, हिस्टेरिसिस और एडी करंट। बहुत अच्छा सोच के दिया तुमने इसका आंसर 11 का। चलो 12 नंबर भी क्वेश्चन चलो बढ़िया ही था, ये तो पता ही तुमको। कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर से 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन भी नोट कर लेना। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन पे नोट कर लेना इसको। पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किस सप्लाई से नो लोड पर सबसे कम करंट लेगी? ठीक है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि वैसे भी इसका आंसर वैसे भी दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें अपने भारत में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, इसलिए 50 हर्ट्ज पे ही यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। 25 हर्ट्ज तो होता नहीं है अपने भारत में। ठीक है, फिलहाल ये बस केवल बस इस क्वेश्चन से यही जानना चाह रहा है कि तुमको पता है कि नहीं पता अपने भारत में 50 हर्ट्ज की होती है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। इनडायरेक्टली पूछा है कि भारत में फ्रीक्वेंसी कितना होता है। ठीक है, इसके बाद देखो 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्यों गलत हो गया, तुम्हारा माथा ख़राब हो जाएगा। सोचोगे यार इतना सही क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या। तुमने डी ऑप्शन लगाया है। 100 स्टूडेंट होंगे ना, 100 में से कम 95 लोग डी ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने भी डी लगाया था इसका। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो जरा, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। रट्टाफिकेशन है कि नहीं? म्यूचुअल इंडक्शन या फिर अन्योन प्रेरण। तो केवल इंडक्शन नहीं होता है इसमें, तो केवल प्रेरण लिखा है, प्रेरण के सिद्धांत पे, यानी कि इंडक्शन के सिद्धांत पे। म्यूचुअल इसमें जुड़ा ही नहीं है, अन्योन इसमें जुड़ा ही नहीं है। समझ में आ रहा किस तरह से क्वेश्चन इसने घुमा दिया? केवल एक वर्ड नहीं जुड़ा और क्वेश्चन का मतलब बदल गया, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सब तो ठीक है, स्टैटिक डिवाइस होती है, स्टैटिक डिवाइस होती है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ये हमारा। किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, अन्योन प्रेरण पे काम करता है। किस पे काम करता है? अन्योन प्रेरण पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, अन्योन प्रेरण पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर एक क्या है? तो ये डी ऑप्शन तो खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, गतिज मशीन ये तो है ही नहीं, गतिज स्थैतिक मशीन तो खत्म हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अपने जब हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था, एम्पलीफायर का काम क्या होता है? वोल्टेज में चेंजमेंट करना, करंट में चेंजमेंट करना, मतलब कि उनकी मतलब चेंजमेंट नहीं करता है, मतलब कि जो प्रवर्धक का मतलब हो गया इंग्लिश में एम्पलीफायर। ठीक है, तो एक लाइन हम लोगों ने जब ट्रांसफार्मर पढ़ा था तो जुगल सर ने भी कराया था कि ट्रांसफार्मर एक तरह से एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। केवल एम्पलीफायर 3 चीज़ों को बदलता है। एम्पलीफायर 3 चीज़ों को बदलता है, लेकिन ट्रांसफार्मर हमारा केवल 2 ही चीज़ों को बदलता है, एक तो वोल्टेज और एक करंट। केवल 2 चीज़ों को बदलता है, लेकिन एम्पलीफायर जो होता है वो 3 चीज़ों को बदलता है। बदलने का मतलब है उनकी पावर को बढ़ाता है। वैसे ट्रांसफार्मर भी क्या करता है? वोल्टेज के मान को घटाता है बढ़ाता है, धारा के मान को घटाता है बढ़ाता है। इसी प्रकार से जो प्रवर्धक होता है, जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर का मतलब इस तरह से ये होता है, जैसे कि मान लो तुम गाना सुन रहे हो मोबाइल पे ईयरफोन लगा के, तो वो जो तुमने साउंड सुना वो कहाँ तुमने कान में सुना? ईयरफोन लगा के। तो वो जो ईयरफोन वाला है वो भी एक तरह से एम्पलीफायर का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? जो नॉइस थी उसको इतनी नॉइस में कन्वर्ट कर रहा है कि तुम्हारे कान सह सके। गाना वही है। अब वही गाना तुम जैसे जब डीजे लगता है तो जो लगाने के लिए होता है प्लग वगैरह, तो मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं, तब भी वो क्या बहुत तेज़ बजता है। लेकिन वहाँ पे क्यों तेज़ बजा? गाना वही था, तो उतना तेज़ तुम्हारा ईयरफोन में भी बजना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर एम्पलीफायर, बड़ा एम्पलीफायर लग गया, वहाँ पे भी तो प्रवर्धक लग गया। प्रवर्धक का मतलब हो गया बढ़ाना चीज़ों को। ठीक है, मतलब छोटी आकृति को बड़ी आकृति बनाना। अभी जब एम्पलीफायर पढ़ोगे चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यही मतलब होता है कि छोटी आकार को बड़े आकार में परिवर्तित करना, ये होता है किसका? एम्पलीफायर का काम। तो देखो मोबाइल वही था, गाना ईयरफोन में सुन रहे थे, उसके बाद वही हमने डीजे में लगा दिया, बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए, तो वहाँ पे एम्पलीफायर भी बड़े बड़े लगे हुए। अब उसने क्या किया? मोबाइल की छोटी तरंगों को लिया, यानी कि छोटी जो आकार थे उनको लिया, उसको क्या कर दिया? एम्पलीफायर के माध्यम से बड़े स्पीकर में गया और वो उसकी आकृति को चेंज कर दिया, साइज को बढ़ा दिया। साउंड जो धीमे था उसको साउंड के आकार को बढ़ा दिया। ठीक है, जो धमक होती उसको बढ़ा दिया। तो ये एम्पलीफायर का काम होता है। एम्पलीफायर वोल्टेज को भी बढ़ाता है, उसके साइज को बढ़ाता है, वोल्टेज को भी बढ़ाता है, धारा को भी बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है? वो पावर को भी बढ़ा देता है। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं एम्पलीफायर में। लेकिन ट्रांसफार्मर केवल 2 ही चीज़ें करता है, तो पूरा एम्पलीफायर नहीं होता है। ठीक है, अगर ये ए ऑप्शन ना होता तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता। ए ऑप्शन अगर नहीं होता तो हमारा बी ऑप्शन राइट होता। तुमने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो एक लाइन लिखी थी, हमने भी बताया था कि ट्रांसफार्मर जो है एक तरह से एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ये लाइन लिखी है। ठीक है, लिखवाई भी थी हम लोगों ने, मतलब कि लिखी थी, देख लेना उसको। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है जब ए ऑप्शन ना होता, तब बी ऑप्शन राइट हो जाता। लेकिन ए ऑप्शन लिखा हुआ है, कह रहा रोटरी कन्वर्टर। क्या लिखा है? रोटरी कन्वर्टर। तो ट्रांसफार्मर एक रोटरी कन्वर्टर भी होता है, कन्वर्ट करना।
ठीक है, वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है, बढ़ा घटा रहा है, करंट को बढ़ा घटा कर रहा है, ठीक है, इसलिए रोटरी कन्वर्टर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से रोटरी प्रतिरोध बढ़ा था, प्रतिरोध को घटाना पड़ा, उसी प्रकार से ये भी क्या है, धारा और वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, इसलिए रोटरी कन्वर्टर सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो एक तरह से लिख भी लेना, ट्रांसफार्मर एक क्या है, सारे ऑप्शन लिख लेना। इसके बाद नीचे लिख लेना रोटरी कन्वर्टर भी ट्रांसफार्मर को बोलते हैं। टेक्निकल वर्ल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ल्ड है ये रोटरी कन्वर्टर, इसके बारे में भी पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक हमारा रोटरी कन्वर्टर होता है। ठीक है, तो 14 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन भी सही है। ये आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होता है कि उच्च प्रतिघात होता है और शून्य प्रतिरोध होता है, क्योंकि आदर्श है, आदर्श है तो सारी की सारी क्या मतलब कि कुछ भी हानियाँ नहीं होती है, 100% इफिशियंसी होती है, इसका मतलब प्रतिरोध जीरो होगा, तभी तो 100% इफिशियंसी होगी, तभी तो हमको पूरा का पूरा करंट मिलेगा। ठीक है, और प्रतिघात क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये तो तुम्हारा सही था 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, क्योंकि आवर्ती में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए तुल्य होगा 16 का सी, ये भी सही था तुम्हारा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन तुमने छोड़ रखा है, कह रहा है कि विस्फोट निकाय, एक्सप्लोजन वेंट पढ़ाया था हमने, एक्सप्लोजन वेंट को ही बोलते हैं विस्फोट निकाय बोलते हैं। और एक्सप्लोजन वेंट का फिगर कैसा था, इस तरह से था, मतलब ऐसे पाइप निकलती है इस तरह से, और ये ऐसे उल्टा होती है, ऐसे होता है। ठीक है, तो हमने जब बताया ट्रांसफार्मर जब बहुत गर्म हो जाता है तो अलार्म बज लेता है, ट्रांसफार्मर से तेल निकलता है और इसके माध्यम से ट्रांसफार्मर का तेल बाहर गिर जाता है। देखो उल्टा यू प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन वेंट जो होता है वो उल्टा यू प्रकार का होता है, कभी कभी जे भी बोला जाता है उसको, जे आकार का। ठीक है, तो उल्टा यू लिखा है तो उल्टा यू प्रकार का होता है विस्फोट, यानी कि एक्सप्लोजन वेंट के बारे में पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर भी क्वेश्चन सही है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन ये भी सही है, 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से तुमने आंसर दिया। ठीक है, 19 का सी बहुत बेस्ट आंसर दिया, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग आल लिखते हैं तो सीधा आल लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का तुमने आंसर दिया, बहुत ही देखो जो थिंकिंग अगर तुमने सोची होगी तो बहुत अच्छी बात है। देखो अभी ये क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे भी बताया था हमने इसके बारे में, कोट आइसल्टा बाइटा, मतलब एक क्या होता है, एक हमारा लिम्ब होता है, उसके अंदर चारों ओर क्या होता है, आयताकार पात होते हैं, यानी कि चुंबकीय पात अनेक होते हैं। ठीक है, और लिम्ब जो होता है वो एक ही होता है। तो वही उसी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा बताओ सबसे प्रबलतम चुंबकीय क्षेत्र किस में होगा। तो देखो लोह कोर के चारों ओर तरफ अनेक पासों वाले तार, अनेक पासों वाले अनेक रास्ते वाले पात, क्योंकि आयताकार प्लेटें जितनी ज़्यादा होती उतनी ज़्यादा हम लगा लेते थे, पाथ अनेक हो जाते थे। ठीक है, पाथ उसमें अनेक हो जाते थे, इस प्रकार से था ना फिगर। तो यहाँ पे आयताकार प्लेटें ऐसे करके लगा देते थे जिस हिसाब से चाहिए होता था। ठीक है, तो चुंबकीय पाथ अनेक हो जाते थे, इसलिए चुंबकीय बल जो होता था इसमें अधिक होता था, चुंबकीय प्रबल क्षेत्र इसमें क्या होता था, अधिक होता था। तो लो कोर के चारों तरफ अनेक पासों के साथ तार। ठीक है, इससे आंसर अगर तुमने निकाला हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, बताओ 21 नंबर क्वेश्चन, अब तुम्हें पता है आदर्श ट्रांसफार्मर है। अब आदर्श ट्रांसफार्मर इसका मतलब इसमें कोई लॉसेस नहीं होगा, है 100% इफिशियंसी होगा, जितना इनपुट देंगे पूरा का पूरा आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब इसमें कोई हानि भी नहीं हो रही होगी। क्लियर है ना बात, इसका मतलब इसमें कोई हानि हो ही नहीं रही होगी, तभी तो 100% इफिशियंसी है ना। ठीक है, और ना ही कोई क्षरण हानि हो रहा होगा, तो ना तो हानि हो रही होगी, ना हानि हो रही होगी, ना ही कोई क्षरण, तो हानि तथा चुंबकीय क्षरण नहीं होता है इसमें, सी ऑप्शन होगा इसका 21 का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक, चलो 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बता दिया ना तुमको हमने, हाँ ठीक है, छोड़ रखा था तुमने। इसके बाद 22 नंबर भी क्वेश्चन तुमने अटेंड नहीं किया था। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो, अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन भी देखो यार, आदर्श ट्रांसफार्मर भार रहित पर, भार रहित मतलब कि बिना लोड के, भार रहित का मतलब नो लोड, नो लोड पे चला रहे हैं, तो आदर्श ट्रांसफार्मर को नो लोड पर प्रयुक्त वोल्टता जो है किसके संकलित होती है, किसके बराबर होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर में भार रहित पर प्रयुक्त वोल्टता किससे संकलित होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर में भार रहित पर प्रयुक्त वोल्टता जो होती है वो किससे संकलित होती है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर है भार रहित बिना लोड का है, बिना लोड का यानी सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि पहली बात तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड नहीं दिया है, यानी कि हमने लोड कोई दिया ही नहीं सेकेंडरी वाइंडिंग में।
ठीक है। तो उसमें वोल्टेज क्या होगा, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने लोड ही नहीं दिया तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमने यूज ही नहीं किया है, सेकेंडरी वाइंडिंग का हमने यूज ही नहीं किया है, तो वोल्टेज तुम कैसे बताओगे कि हमको कितना वोल्ट मिला है। जब तुम सेकेंडरी वाइंडिंग का यूज ही नहीं कर रहे हो, तुमने प्राइमरी को इनपुट दे दिया और सेकेंडरी में कोई तुमने लोड नहीं लगाया, तो कुछ वोल्टेज का चेंजमेंट होगा, नहीं होगा ना। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में भार रहित पर परिवर्तित वोल्टता किससे संकलित होती है, तो जितनी हमारी प्राथमिक में प्राइमरी वाइंडिंग में जितना हमने उसको वोल्टेज दिया है उतना ही तो रहेगा, हमारा कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर हम जब लोड देंगे तब हमारा पता चलेगा कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने कोई लोड ही नहीं दिया, मतलब केवल प्राइमरी वाइंडिंग में हमने लोड दिया है। प्राइमरी वाइंडिंग जो इनपुट दी है, तो जो जितने वोल्टेज का हमने इनपुट दिया होगा उतना वोल्टेज रहेगा उस ट्रांसफार्मर का, जब हमने लोड ही नहीं लगाया है उसमें, ठीक है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में भार रहित पर प्रेरित वोल्टता किससे संकलित होती है, तो प्राथमिक प्रेरित ईएमएफ। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राथमिक प्रेरित ईएमएफ के बराबर ही होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन सही तुम्हारा वोल्टता को, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन गलत है तुम्हारा। देखो कह रहा वह हानि जो ट्रांसफार्मर में नहीं होती है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। जब हमने ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया था सबसे पहले यही चीज़ हमने बताई थी कि ट्रांसफार्मर में हमारा घर्षण हानि नहीं होती है, फ्रैक्शन लॉस नहीं होता है। हमने तुमको ये बात बताई थी, जितनी भी घर्षण हानि तभी होगा जब कोई चीज़ चलेगी। चप्पल तुम्हारी क्यों घिस जाती है, जब तुम चलते हो उसमें घर्षण हो रहा है ज़मीन से, ठीक है, फ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए चप्पल घिस जाती है। तो जब अब तुम ना चलो, चप्पल को ना चलाओ रख दोगे, तो क्या वो घिसेगी, नहीं घिसेगी। तो जब तक कोई चीज़, अब मोटर ऐसी यही चीज़ मोटरों वगैरह में भी होता है, जब तक कोई चीज़ रोटेट नहीं करेगी, घूमेगी नहीं, चले फिरेगी नहीं, तो कैसे घिसेगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन लॉस भी नहीं होगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि वह हानि जो ट्रांसफार्मर में नहीं होती, कौन सी हानि नहीं होती है, घर्षण हानि नहीं होती है। कौन सी हानि नहीं होती है, घर्षण हानि नहीं होती है, किंतु घूमने वाली विद्युत मशीन में होती है। घूमने वाली मशीनों में होता है, घूमने वाली मशीनों में घर्षण हानि होता है। ये तुमने स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट बताया था, उसी को गलत कर दिया तुमने, ठीक है। थोड़ा काबू करके क्वेश्चन किया करो। तो इसका मतलब वह हानि जो ट्रांसफार्मर में नहीं होती किंतु घूमने वाली मशीनों में होता है, तो कौन सा होता है, फ्रिक्शन तथा विंडेज हानि। अब देखो एक नया पॉइंट भी मिल गया कि घूमने वाली मशीनों में विंडेज हानि भी होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन हानि तो होता ही है और विंडेज हानि भी होती है। अब तुमने बता दिया कि चुंबकीय हानियाँ नहीं होती है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय हानियाँ नहीं होती है, हिस्टैरिसीस हानि नहीं होता है। चुंबकीय तथा विचुंबकीय के कारण, चुंबकीय तथा विचुंबकीय विचुंबकन के कारण होने वाला लॉस कौन सा होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। होता नहीं है क्या चुंबकीय लॉस, तुमने उसी को बोल दिया चुंबकीय लॉस नहीं है। ये तो तुमने लॉसेस भी पढ़ाया था, उसमें एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस सब तो पढ़ रखा है। तो क्या लॉस होता नहीं है क्या? ये तो चुंबकीय हानियाँ तो होती ही हैं यार ट्रांसफार्मर में। कौन सा हानि नहीं होता है, फ्रिक्शन हानि नहीं होता है। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे जो गलत किए, बड़ा चूतियापा वाला क्वेश्चन गलत किया। एक तो 24 नंबर क्वेश्चन और एक तुम्हारा वो ऑटो ट्रांसफार्मर वाला, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में हानियाँ होती नहीं है, तो वो वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो कल गलत किया तुमने, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन सही है तुम्हारा, ठीक है। तो आयरन कोर को लेमिनेटेड क्यों, हमने कहा था लेमिनेट जहाँ याद है तो उसका सीधा ध्यान जाना चाहिए एडी करंट पे, ठीक है। चलो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। चलो ठीक, ये देखो फेज सेकंड वाले के क्वेश्चन है। फेज सेकंड में तुम्हारे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे। इसका तुमने 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया था, ए ऑप्शन दिया था। इसमें भी तुम्हारा वही दिक्कत, यार बाबा घर्षण हानि होता ही नहीं है ट्रांसफार्मर में, याद रखो। घर्षण हानि और विंडेज हानि जो होता है वो घूमने वाले भागों में होता है, जो घूमने वाली मोटरें होती है। ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग घूमने वाला होता है, इसका भी तुमने ए ऑप्शन दे रखा है। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है। एक समान बने मतलब हानि होती है, मतलब घर्षण हानि जो एक समान बनी रहती है। तुम्हारा कहने का मतलब तो यही हुआ, तुमने ए ऑप्शन दिया मतलब घर्षण हानि होती है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, एक समान बनी रहती है। मतलब अगर घर्षण हानि 10 है तो हमेशा 10 ही रहेगी, यही कहने का मतलब हो। इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से तो घर्षण हानि है लेकिन घर्षण हानि नहीं होती है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। लिख लो उसको, हमने लिखवाया भी है पॉइंट ये सब, ठीक है।
तो एक समान लॉस कौन सा रहता है, ये तो पहले से रटा हुआ है। कोर लॉस, आयरन लॉस जो होता है, कोर आयरन लॉस को ही क्या बोलते हैं, कोर लॉस बोलते हैं। दूसरी टेक्निकल भाषा में कोर लॉस भी, कोर में होने वाला लॉस को ही आयरन लॉस बोलते हैं। तो आयरन लॉस जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। जो हमारा आयरन लॉस होता है वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, एक समान बना रहता है आयरन लॉस। इसीलिए 8वें का क्या होगा, 8वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, कोर हानि। ठीक है, ये सब तो घुमाने के लिए लिखा है। स्थिर वोल्टेज सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है। ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन, ये तो घुमाने के लिए लिखा है ताकि कन्फ्यूजन पैदा हो। सीधा यहीं से पढ़ो, किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है, कौन सा लॉस एक समान बना रहता है, लौ हानि। और लौ हानि को ही क्या बोलते हैं, कोर लॉस। इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और तुमने इसका ए ऑप्शन दिया है, घर्षण हानि, फ्रिक्शन लॉस होता ही नहीं है ट्रांसफार्मर में। ठीक है। देखो 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी गलत है तुम्हारा। कह रहा है कि किसी 220 वोल्ट एसी से 24 किसी 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरे का अनुपात क्या होना चाहिए। घेरे का अनुपात मतलब नंबर ऑफ टर्न का अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्न का अनुपात वो पूछ रहा है। बना दो नंबर ऑफ टर्न का अनुपात। कैसे करोगे, E2 अपॉन में E1 बराबर में क्या होता है, N2 अपॉन में N1। यही हमको बताना है, N2 अपॉन में N1 बताना है हमको, घेरे का अनुपात बताना है। तो देखो E2 कितना है 24, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में कम वोल्टेज होगा। तो 24 वोल्ट है, यानी कि ये सेकेंडरी का है। और 220 है वो किसका है, प्राइमरी का है। बराबर में N2 अपॉन में N1, यही हमको बताना है। हल कर लो इसको, 2 से काटोगे, 4 से काटो, नहीं 2 से काट लो, 2 कम 2, 2 दूना 4, और 2 से काटोगे 110, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 छिंग 12, और 2 से काटोगे तो 55 हो जाएगा। 55 का भाग जब 6 में दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.109 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.109 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। देखो 28 नंबर क्वेश्चन था, ये हमने तुमको बताया भी था बड़ा डिटेल में। तुम्हें मालूम है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होना चाहिए। अब कह रहा है कि 2 ट्रांसफार्मर हैं, कितने हैं, 2 ट्रांसफार्मर हैं। तो किसी 2 kVA ट्रांसफार्मर में 150 वाट का आयरन लॉस होता है। तो आयरन लॉस हमको दे रखा है, आयरन लॉस को आई से दिखा रहे हैं, आयरन लॉस हमको दे रखा है 150 वाट का। इसके बाद कहता है कि और 250 वाट का हमें कॉपर लॉस होता है, सी कॉपर लॉस हमारा होता है 250 वाट का। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, चूतियापा बना रहा है बस केवल। कह रहा है ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी। हमें पता है जब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस हो जाएगा तब हमारी ये मैक्सिमम दक्षता हो जाएगी, जब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस हो जाएगा। लेकिन इस हिसाब से कंडीशन देखी जाए तो आयरन लॉस हमारा 150 वाट है और कॉपर लॉस 250 वाट है, तो कभी बराबर हो पाएगा, इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ का 150 वाट है वो तो ठीक है, और यहाँ हमने जब इसको बताया था बहुत डिटेल में बताया था, हमने ग्राफ वगैरह लेके शायद बताया था, लेकिन ऐसे तुम समझ लो ईजी भाषा में, हमको 150 वाट है तो 150 वाट को अपने मन से तो नहीं बढ़ा सकते, 250 वाट तो नहीं कर सकते, वैल्यू को चेंजमेंट तो नहीं कर सकते। यानी हमें पता है आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होना चाहिए, यानी कि आयरन लॉस आई बराबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो आई तो हमारा 150 हो गया। इसके बाद हमारा सी है 250 है, 250 है तो 250 है तो क्या होगा, 250 से हम 150 तो निकाल सकते हैं, 150 के यानी कि आयरन लॉस जो है वो कॉपर लॉस के 150 के बराबर कर सकते हैं। यानी कि जो इधर का जो आयरन लॉस का जो 150 वाट है वो कॉपर लॉस के 150 वाट को काट सकता है देखा जाए तो कर दो बराबर, यानी कि इसका कॉपर लॉस का भी 150 वाट ले लो, तो ये दोनों कंडीशन तो बराबर हो सकती है। इसके बाद इसका कॉपर लॉस का बचेगा 100 वाट, 100 वाट बचेगा, बचा रहने दो, वो हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन जब होगी तो हमारी मैक्सिमम दक्षता होगी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कुल ह्रास कितना होगा, टोटल ह्रास, टोटल जो लॉस है वो कितना हो जाएगा। तो 150 वाट ये है, 150 वाट ये है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर बता रहा है, इन दोनों को मिलाकर 300 वाट, 150 प्लस 150 300 वाट, 300 वाट होगा। तब हमारा 300 वाट मतलब दोनों को इक्वल करके आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, जब 150 प्लस 150 तो हमारा हो गया 300 वाट। तो टोटल हो गया 300 वाट। तो अधिकतम ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता तब होगी
जब कुल ह्रास जो है हमारा कितना हो जाएगा, कुल लॉस 300 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के ही हमारा बन गया है 300 वाट। समझ में आ गया? तो 28 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो ख़त्म हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर की सारी। तुमने एक बार हमसे कमेंट किया था कि हमको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था ट्रांसफार्मर का, कोई न्यूमेरिकल वगैरह था, बहुत परेशान कर रहा था, तुमको बता रहे थे। वो तुमने कमेंट ही गायब कर दिया, डिलीट कर दिया, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। तो इसके नीचे कमेंट कर देना तो हम उसको बता देंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक।